जादुई धनिया के बीच। एक गांव में श्याम सुंदर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे रोहित के साथ रहता था। एक बार वह बीमार पड़ गया और बहुत दिनों तक काम पर नहीं जा पाया। लंबी बीमारी के कारण उसकी नौकरी जाती रही। उनके घर की स्थिति बिगड़ गई। सुमिता, मेरी बीमारी ने हमें लाचार कर दिया। नौकरी जाने के कारण हम गरीबी के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। आप धीरज रखिए, हम कोई छोटा व्यापार कर लेते हैं। मेरे गहने बेचकर कुछ रुपए मिल जाएंगे और उसी से व्यापार की शुरुआत होगी। नहीं नहीं, गहने तो मुसीबत के साथी होते हैं। वो तुम्हें बहुत पसंद है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वह आपका है। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या आएगी। व्यापार से कमाकर गहने फिर से बना लिए जाएंगे। इस समय तो हमें कमाना ही पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन सा व्यापार किया जाए। मेरे मायके में मेरा चचेरा भाई चंदू मसाले का होलसेल व्यापार करता है। वो अच्छा खासा कमा रहा है। हम उसकी मदद ले सकते हैं और मसाले का व्यापार कर सकते हैं। आप चाहे तो चलकर उससे सारी बातचीत की जा सकती है। ठीक है, कल ही चलते हैं और सारी व्यापार की योजना जान लेते हैं। वे दोनों चंदू के कारखाने वाले ऑफिस में पहुंच गए और चंदू से बातचीत होने लगी। जीजा जी, इस व्यापार को करने के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा, मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा। शुरू में फायदा बहुत कम होगा, कभी कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। समय बीतने के साथ साथ स्थिति में भी सुधार आ जाएगी। मैं हिम्मत और मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तुम इस क्षेत्र में पुराने खिलाड़ी हो, बस मेरा साथ मत छोड़ना। अरे जीजा जी, आप तो मेरे खासम खास हो। मैं पूरा साथ निभाऊंगा। आप भी क्या याद रखोगे किसने पाला पड़ा है। श्याम ने सुनीता के गहने बेचकर रुपए इकट्ठा किए और चंदू के साथ मसाले के व्यापार में लगा दिया। व्यापार की शुरुआत हो गई। चंदू ने व्यापार की मुख्य लगाम अपने हाथ में ले ली थी। वह खर्च के लिए थोड़े थोड़े रुपए श्याम को देने लगा। श्याम जब भी पूछता तब वह कुछ न कुछ बहाना बना देता था और व्यापार में घाटा दिखा देता था। चंदू भाई, मसाले में कुछ कमाई नहीं मालूम पड़ रही है। मेरे पास तो ज्यादा रुपए भी नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी। जीजा जी, धीरज रखिए और देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों के बाद चंदू के कहने पर श्याम ने सुनीता के बचे हुए गहने भी बेच दिए। श्याम की परिस्थिति बहुत खराब हो गई। वो सुनीता के सामने भी शर्मिंदा रहने लगा। सुमिता, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। व्यापार सिर्फ नाम का रह गया है। फायदा तो छोड़ो, कर्ज सर पर चढ़ गया है। धीरज रखिए। अब धीरज से भी कुछ नहीं होगा। धीरज रुपए नहीं दे सकता है। अब मुझे चिंता हो रही है कि मैंने जिन व्यापारियों से माल लिया है उनके रुपए कहां से लौटाऊंगा। चंदू भी कन्नी काट रहा है, मुझे लंबा चूना लगा चुका है। आप दिमाग को शांत रखें। मैं भैया से मदद लेकर व्यापारियों का रुपया अदा करवा दूंगी। शाम को यह मंजूर नहीं था, लेकिन वह चुपचाप रह गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन व्यापारी उससे पैसे की मांग कर रहे थे। उसका सर भारी हो गया था। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। चलते चलते नदी किनारे पहुंच गया। वह टीले पर चढ़कर नदी में कूदना चाहता था। उसी समय पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ। श्याम रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति नजर आया। श्याम, क्या आपने मुझे पहचाना? माफ कीजिए, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? याद करो, 10 साल पहले तुमने मेरी बेटी की शादी के लिए मेरी 10,000 की मदद की थी। उस समय मेरी लाज रख ली। मैं तुम्हारे रुपए लौटा ना सका और गरीबी के कारण असहाय होकर गांव छोड़कर चला गया था। अरे, तुम बिरजू हो, बिल्कुल बदल गए हो। मैंने वो रुपए तो बिटिया के कन्यादान के लिए दिया था। मैंने तो वो कर्ज समझकर ही लिया था। अच्छा, ये बताओ कि नदी में क्यों कूदने जा रहे थे? श्याम ने बिरजू को सारी बातें बता दी और धन्यवाद दिया कि उसने उसे मरने से बचा लिया। भैया,
ये लो 10,000, बड़े सही वक्त पर तुमने दिए थे। इसके साथ तुम्हें और एक चमत्कारी चीज भी देना चाहता हूँ। बिरजू ने एक छोटी सी पोटली में धनिया के बीज शाम को दिए। ये धनिया के चमत्कारी बीज है, मुझे मेरे गुरु द्वारा मिले थे। आधे बीज मैंने अपने घर में रख लिए और आधे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास रुपए तो आ गए थे, लेकिन कल रात एक सपना आया। सपने में मेरे गुरु ने ही तुम्हारे रुपए लौटाने और ये जादुई बीज तुम्हें देने के लिए आदेश दिए। इसीलिए मैं सवेरे घर से जल्दी निकल पड़ा था। अच्छा हुआ सही समय पर आ गया। बिरजू, घर चलो, साथ में खाना खाएंगे। मैं शाम को मिलूंगा, अभी एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। बिरजू चला गया, लेकिन शाम का बोझ पूरी तरह से हल्का करके गया। उसके द्वारा लौटाए गए रुपयों ने शाम की हर मुश्किल आसान कर दी। वो तेज कदमों से घर पहुंच गया। सुनीता, भगवान ने हमारी लाज रख ली। ये देखो 10,000 रुपए। अरे, कहाँ से मिले? बिरजू देकर गया। 10 साल पहले मैंने उसकी लड़की की शादी के लिए दिया था। आज ये रुपए और चमत्कारी धनिया देकर गया है। सर से भारी कर्ज उतर जाएगा, आगे देखा जाएगा। श्याम ने 5,000 रुपए से व्यापारियों का कर्ज उतार दिया और अपने व्यापार की पूरी डोर अपने हाथ में ले लिया। व्यापार के घाटे को पूरा करने के लिए उसने कमर कस ली। आप कह रहे थे धनिया के बीज चमत्कारी है, इनके चमत्कार को देखना है। इन्हें खेत में बोया जाएगा, तभी तो ये अपना चमत्कार दिखाएंगे। श्याम ने कुछ बीज खेत में बो दिए। 2 दिन के बाद वह जब खेत में पहुंचा तो पूरे खेत में धनिया के बहुत सारे पेड़ उगाए थे। वह आश्चर्य में पड़ गया। सुनीता भी अचंभित थी। धीरे धीरे वो पौधे बढ़ते चले गए। कुछ दिनों बाद बड़े बड़े पेड़ बन गए और धनिया के फूल और बीज लटकने लगे। उसने उन्हें तोड़वाना शुरू किया। बड़े बड़े बोरे धनिया से भरते चले गए। बोरे कम पड़ गए, लेकिन सूखी धनिया कम ना हुई। अरे सुनीता, ये तो जादू हो गया। इतनी धनिया तो मसाले के सबसे बड़े व्यापारी हजारी लाल के पास भी नहीं होगा। अरे पेड़ों को देखो, फिर से धनिया लटक आई है। धनिया के पौधे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतना बड़ा पेड़ धनिया का मैंने ना कहीं देखा है और न सुना है। मैंने भी कभी नहीं देखा था। इसकी धनिया भी बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। शाम को हजारों क्विंटल सूखी धनिया प्राप्त हुई। उसने बाजार में बहुत सारी धनिया बेचकर लाखों रुपए कमाए। उसका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। चंदू मन ही मन जलने लगा। उसने शाम के धनिया के पेड़ों को नष्ट करने की योजना बनाई। एक दिन चंदू शाम के खेत में आग लगाने के लिए आया। वो जैसे ही मशाल लेकर आगे बढ़ा, अचानक जैसे उसका किसी ने पैर खींच लिया, वो नीचे गिर पड़ा और आग बुझ गई। उसने देखा धनिया के पेड़ की एक डाली ने उसके पैर को जकड़ रखा है। वह पैर छुड़ाना चाहता था, लेकिन छुड़ा नहीं सका। उसका पूरा पैर जख्मी हो चुका था। आवाज हो रही थी, इसलिए श्याम और सुनीता भी वहां आ गए। श्याम और सुनीता ने बुझी हुई मसाल देखी तो माजरा समझ गए। जीजा, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पेड़ से मुझे बचाओ। पहले सारी सच्चाई बताओ। मैंने आपको बड़ा धोखा दिया है। आपका बहुत सारा रुपया हड़प लिया है। व्यापार में झूठा घाटा दिखाया है। मैंने मेरी ही करनी का फल पाया है। कुछ लोग इकट्ठा हो गए। चंदू शर्म से पानी पानी हो रहा था। धनिया के पेड़, अब इसे छोड़ दो। ये अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा है। धनिया के पेड़ ने चंदू को छोड़ दिया और उसी समय चंदू का एक भाई नंदू वहां आ गया। अरे भैया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? आपका पूरा गोदाम जल गया। हे भगवान, मुझे मेरे करने का सही फल मिल गया। मैं जीजा जी के लिए बनाए हुए गड्ढे में स्वयं गिर गया। मेरा गोदाम। चंदू रोता चला गया। श्याम और सुनीता का जीवन सुखमय बन गया। चंदनपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की 12 वर्ष की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिंकी का परिवार आर्थिक तौर में बहुत कमजोर था। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी
और हमेशा अच्छे अंक लाती थी। पिंकी और उसके मित्र जब पाठशाला में अपना टिफिन खोलते तो पिंकी को बहुत बुरा महसूस होता, क्योंकि बाकी मित्र टिफिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते थे। पिंकी और उसका परिवार गरीब होने की वजह से स्वादिष्ट और महंगी चीजें नहीं ला पाते। पिंकी कभी अचार रोटी तो कभी रोटी भाजी ही ले जा पाती। एक दिन जब सभी मित्र टिफिन खा रहे थे तो मित्र के टिफिन में एक सुंदर चीज देखकर पिंकी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। अरे रीना, यह तुम आज टिफिन में क्या लाई हो? बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे पिंकी, तुम्हें यह भी नहीं पता? यह काजू बादाम है। इसमें बहुत ताकत होती है और यह खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। यह लो, तुम भी खा लो। अरे नहीं नहीं, अपना टिफिन खाकर मेरा पेट भर गया है। कभी अगली बार मैं इसे खा लूंगी। पिंकी बड़ी खुददार थी, इसीलिए अपने मित्रों के स्वादिष्ट व्यंजन वह कभी नहीं खाती थी। उसे इस बात की लज्जा थी कि उसे काजू बादाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और उसके मन में काजू बादाम खाने की इच्छा भी जाग उठी। घर जाते ही वह माँ से बात करती है। माँ, हम कभी काजू बादाम क्यों नहीं खाते? आज मेरे एक मित्र ने टिफिन में काजू बादाम लाया और मैं जानती भी नहीं थी कि काजू बादाम क्या होता है। बेटा, काजू बादाम बहुत महंगा होता है। मुश्किल से तो हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। काजू बादाम के बारे में सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। यह सुनकर पिंकी मायूस हो जाती है, परंतु अपनी माँ की कही हुई हर बात को समझती है और कोई जिद नहीं करती। भगवान जी, मम्मी कह रही थी कि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या आप हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं? मैं आपकी रोज पूजा करूंगी अगर आपने हमारी स्थिति सुधार दी। मुझे भी अपने मित्रों की तरह स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं। काजू बादाम देखकर तो मेरी जीभ अभी तक लपलपा रही है। अगले दिन जब पिंकी पाठशाला से घर आ रही थी तो उसने सोचा कि रास्ते में मंदिर होते हुए घर जाए। मंदिर में पूजा करने के बाद जब प्रसाद लेने की बारी आती है तो प्रसाद देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, आज तो प्रसाद में काजू बादाम है। आज मैं भी काजू बादाम खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया। पिंकी प्रसाद को सीधा अपने घर ले आई और जाकर सीधा माँ को काजू बादाम दिखाने लगी। माँ देख, मैं क्या लाई हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली। आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ प्रसाद में मुझे काजू बादाम मिला। मैं उसे सीधा लेकर घर आ गई। ले माँ, तू भी थोड़ा खा ले और मैं भी खा लेती हूँ। और कुछ काजू बादाम मैं कल टिफिन में भी लेकर जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू ही खा ले। तुझे काजू बादाम पसंद है ना? और वैसे भी मैंने अभी खाना खाया है। मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। तू थोड़ा सा ले और बचा हुआ कल टिफिन में ले जाना। पिंकी उस दिन बहुत खुश होती है। वह एक काजू और एक बादाम खाती है। बाकी बचे हुए काजू बादाम को गिनकर डिब्बे में भर के रख लेती है। अगले दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है उसके खाने के बावजूद काजू बादाम की गिनती कम नहीं हुई। यह देखकर वह अचंभित हो जाती है। माँ, कल मैंने एक काजू और एक बादाम खाया था, पर आज देख रही हूँ तो उनकी गिनती पहले जैसी है। अच्छी तरह से याद है कि मैंने उन्हें गिनकर रखा था। अरे हो सकता है तेरी गिनती गलत हो गई हो। ज्यादा सोच मत और जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जा। स्कूल जाने का समय हो रहा है। पिंकी इस चीज के बारे में सोचना छोड़ देती है। जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह इस बात से आज बहुत खुश थी कि आज टिफिन में वह काजू बादाम लेकर जाएगी। उसे यह लगने लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। पिंकी स्कूल जाती है और बहुत आनंदित होती है। टिफिन खाते समय दोस्त आपस में चर्चा करते हैं। अरे वाह पिंकी, तू तो आज टिफिन में काजू बादाम लाई है। अरे हाँ रीना, कल मैं एक मंदिर गई थी तो वहाँ प्रसाद में मुझे पंडित जी ने काजू बादाम दिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं टिफिन में ले जाऊं। बहुत अच्छा किया तूने पिंकी, और यह काजू बादाम दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं। पिंकी अपना पूरा टिफिन खत्म कर देती है और घर आती है। घर आकर जब वह टिफिन खोलकर माँ को धोने के लिए देती है तो उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता। माँ जल्दी आओ। माँ भागते भागते आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी, पर यह देखो, मैंने अपना टिफिन पूरा खत्म कर दिया था और इसमें पहले जितने ही काजू बादाम हैं। ये कैसे हो सकता है? बेटा, हो सकता है कि तुम इससे पूरा खाना भूल गई हो और बचे कुचे काजू बादाम इसमें रह गए हो। अरे नहीं,
कल भी मैंने बादाम और काजू खाकर रखे थे और सुबह उठकर देखा तो पहले जितने ही थे और आज भी वही हुआ। जरूर इसमें कोई ना कोई चमत्कार लग रहा है। ज्यादा सोचो मत पिंकी, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। इतने में दोनों को एक अज्ञात आवाज आती है। पिंकी, तुम कैसी हो? अरे माँ, यह आवाज कहाँ से आ रही है? अरे पिंकी, मैं काजू बादाम, जरा डिब्बा तो खोलो। पिंकी डिब्बा खोलकर चौंक जाती है। वह देखती है कि सच में डिब्बे से आवाज आ रही है और काजू बादाम ही बोल रहे हैं। अरे तुम तो काजू बादाम हो, तुम कैसे बोल सकते हो? अरे मैं कोई आम काजू बादाम नहीं हूँ, मैं जादुई दिव्य काजू बादाम हूँ और मेरा निर्माण ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। तुम्हारी प्रार्थना का नतीजा हूँ मैं। भोली पिंकी इसे समझ नहीं पाती और कहती है, अरे पर मैंने तो भगवान से काजू बादाम के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सही करने के लिए कहा था। चिंता मत करो पिंकी, तुम मुझे जमीन में बो दो, फिर देखो क्या होता है। पिंकी और उसकी माँ काजू और बादाम के पेड़ को धरती में बो देते हैं। अगले दिन जब पिंकी उठती है तो नजारा देखकर चौंक जाती है। अरे माँ, यह देखो क्या हो गया। एक ही दिन में काजू और बादाम दोनों के पेड़ इतने बड़े हो गए और इसमें अनेकों काजू बादाम लग गए। अरे हाँ पिंकी, यह तो सचमुच जादू है। एक ही दिन में इतने बड़े हो गए। जिस चीज को होने में महीनों लगते हैं, एक ही दिन में हो गया। पेड़ से आवाज आती है, पिंकी, अब तुम लोग जाकर मुझे बाजार में बेच सकते हो। पूरे शहर में मेरे जैसे काजू बादाम कहीं नहीं मिलेंगे, तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। यही नहीं, हर दिन मैं इतनी ही तेजी से बढ़ूंगा। पिंकी और उसके माता पिता काजू बादाम बाजार में बेचने चले जाते हैं। उन्हें उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे पिंकी और उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है। वह पेड़ वादे के मुताबिक रोज बढ़ता है। पिंकी और उसके परिवार ने अपने जैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना शुरू कर दी। इससे पेड़ और तेजी से बढ़ने लगा और पिंकी और उसका परिवार समृद्ध हो गया।